की इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड इन अ हाउस। एक हाउस में जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, सारे बिजली के उपकरण होते हैं, तो कैसे कनेक्टेड रहते हैं ये। कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो हाउस में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस रहते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्टेड होते हैं, इसके 3 रीजन है हमारे पास। पहला रीजन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज सेम होता है, हर अप्लायंस का वोल्टेज सेम होता है। तो अगर वोल्टेज सेम होगा तो अपने ये सारे अप्लायंस है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे वर्क कर पाएंगे। ये इसका पहला रीजन है। दूसरा रीजन, करंट। सारे अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग करंट यूज कर पाएंगे। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो कम करंट ले पाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो हायर करंट ले पाएगा। इसका थर्ड रीजन है कि जब सारे अप्लायंस पैरेलल कनेक्ट रहेंगे तो सबके जो वायर हैं वो सीधा सीधा मीटर से जोड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब एक वायर एक अप्लायंस ओवरलोड होगा तो उसका जो फ्यूज है उसका ब्लोन ऑफ होगा, सिर्फ उसका फ्यूज ब्लोन ऑफ होगा जिसका ओवरलोड होगा। तो क्या होगा, अगर उसका फ्यूज ब्लोन ऑफ होगा तो उसका सर्किट टूटेगा। जैसे अगर बल्ब में ज्यादा ओवरलोड हो रहा है तो सिर्फ बल्ब का फ्यूज टूटेगा और बाकी अपने सारे अप्लायंस सेफ रहेंगे। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय एन अप्लायंस। जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन कोई अप्लायंस करता है वही होती है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हमने यहाँ पे पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और हमने करंट वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो कितना हो रहा है कितने टाइम में। तो यहां से अपना चार्ज निकल के क्या आएगा, कितना करंट कितने टाइम तक चलेगा। तो W इक्वल टू वर्क इक्वल टू V का V रखेंगे, Q की जगह क्या रख देंगे, I इंटू टी। तो जो अपना वर्क डन है क्या हो जाएगा, VIT। यही होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, VIT। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट यूज किया, कितने टाइम तक यूज किया, यही होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। VI को लिख सकते हैं वॉट। तो जो वर्क डन, या फिर इसको एनर्जी लिख दो, तो VI को लिख दो वॉट और टाइम का टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई, वॉट इनटू टाइम। अब इसकी अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो वॉट टाइम का पर सेकंड, तो वॉट सेकंड इसकी ऐसा ही यूनिट है। अब अगर हायर यूनिट देखो, वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है, वॉट सेकंड का मतलब ये हुआ, वॉट मतलब हमने एक चीज पढ़ाया था आपको, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन की जो वैल्यू रहती है, जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। और यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या आई है, वॉट पर सेकंड। दो चीजें निकल के आ गई हैं, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल, और वर्क डन मतलब यही एनर्जी होती है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई, वॉट पर सेकंड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 जूल क्या होगा, अगर 1 जूल अपन ले लें तो 1 जूल क्या होगा, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल वो एनर्जी है, एनर्जी वो
वन जूल वो एनर्जी है जो मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, 1 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो होती है 1 जूल। 1 वॉट का अप्लायंस 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है तो वो होता है 1 जूल। अब हमें पता है कि 1 सेकेंड में तो बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी यूज होती है। 1 सेकेंड मतलब किसी बल्ब को जलाया और बंद कर दिया, तो उसमें बहुत 1 जूल बहुत छोटी यूनिट है। तो इसकी बड़ी यूनिट क्या बनाएंगे अपन, वॉट का कर देंगे किलोवाट और सेकंड का कर देंगे हावर। तो 1 किलोवाट हावर, किलोवाट हावर ये इसकी बिगर यूनिट है। अब हमें ये देखना है कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट हावर में होते कितने जूल हैं, तो देखो 1 किलोवाट हावर, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो किलोवाट को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 वाट, और हावर को सेकंड में करेंगे तो 3600 का मल्टीप्लाई इनटू सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ 36 और इसके आगे 50 इनटू वॉट सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड। तो 1 जूल तो 1 जूल क्या निकल के आया यहां से कि 1 जूल में कितने वॉट सेकंड होते हैं, 1 जूल में 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड होते हैं। हमने यहां पे देखा E इक्वल टू क्या आया था अपना VIT। अगर मान लो हमको V नहीं पता है, किसी अप्लायंस का V नहीं पता है, तो ओम्स लॉ क्या बताता है अपन को कि V इक्वल टू IR, यही बताता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बता दिया V इक्वल टू IR, तो V की वैल्यू यहां पुट कर दो IR IT। I क्या हो गया 2 बार हो गया तो I स्क्वायर RT। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड मतलब इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है वो कितना होगा I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे अपन करंट, रेजिस्टेंस और टाइम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई पर सेकंड टाइम के हिसाब से। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई टाइम के हिसाब से, यही होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था VIT, टाइम का T, इसको स्मॉल t लेके मानते हैं, टाइम का T से T कैंसिल आउट। पावर का फॉर्मूला क्या बना अपना VI। ऐसे ही सिमिलर पावर के और भी फॉर्मूलेज होते हैं। यहाँ पे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की हेल्प से पावर का पता चल रही है। अब अगर V की वैल्यू पुट करें, इसमें V की वैल्यू पुट करें, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो V की वैल्यू पुट करें तो V की जगह लिख दिए IR और I की जगह I ही लिखा रहने दो। तो I स्क्वायर R हो गया पावर का एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया पावर का I स्क्वायर R। अब फिर से पावर का एक और फॉर्मूला निकल आएगा, यहाँ I की वैल्यू रख दो V अपॉन R, तो V वैसे ही रहेगा और I की जगह V अपॉन R। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन R। पावर के अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए टोटल 3, 1, 2 और 3। अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पावर को निकालने के लिए। अब हम ऐसा यूनिट पढ़ेंगे पावर की। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, पावर होता क्या है कितनी एनर्जी कंज्यूम की हुई कितने टाइम में, यही होता है पावर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई कितने टाइम में। तो ऐसा यूनिट भी वही आएगी कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है वॉट पर सेकंड, वॉट सेकंड, और टाइम की सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ से वॉट। तो पावर की जो अपनी ऐसा यूनिट है वो है वॉट। हायर यूनिट्स पे जाएं तो किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और हाइयर पे जाएं तो मेगावाट,
मेगावाट मतलब 10⁶ वॉट। अब आगे हम पढ़ेंगे हाउ आर डोमेस्टिक अप्लायंस रेटेड, कि जो डोमेस्टिक अप्लायंस हैं उनकी रेटिंग कितनी होती है, मतलब उनमें कितना वोल्टेज आता है और कितनी वो पावर कंज्यूम कर सकते हैं। रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो रेटिंग अपनी दो प्रकार से होती है। वोल्टेज, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अपनी मेन सप्लाई आती है, तो मेन सप्लाई वो 220 से 230 वोल्ट की आती है। कितनी आती है? 220 से 230 वोल्ट की। तो अपने यहाँ जो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाए जाते हैं ज्यादातर 220 वोल्ट पावर के ही 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि मेन सप्लाई में 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था सारे अप्लायंस पैरेलल में जुड़े रहते हैं। दूसरा इसका होता है वोल्टेज, कि कितनी पावर के हिसाब से अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बनाए जाते हैं। मान के चलो कोई अप्लायंस अपना 220 वोल्ट और 60 वॉट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह सकते हो आप इससे कि कोई अप्लायंस अपना 220 वोल्ट और 60 वॉट का है? इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई वो अप्लायंस 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो वो 60 जूल 60 वॉट पर सेकेंड पावर कंज्यूम करेगा। जब 220 वोल्ट का अपन उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाएंगे तो वो 60 वॉट पर सेकेंड पावर यूज करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट का अपना आयरन है, मान लो प्रेस है अपनी, और यहाँ पे है वो 100 वाट की, तो इसका मतलब क्या हुआ? 220 वोल्ट वोल्टेज मिलने पर वो 100 वॉट पर सेकेंड पावर कंज्यूम करेगा या नहीं? तो इसका मतलब यही है। तो यही होती है रेटिंग। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और वेटेज की वैल्यू, वोल्टेज और वोल्टेज की वैल्यू अपन एक साथ लेंगे तो इसी को बोलते हैं अपन रेटिंग। वोल्टेज और वोल्टेज इसी को बोलते हैं रेटिंग। टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? किसी कंडक्टर से या किसी अप्लायंस से करंट पास होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। जब वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हीटर है अपना, हीटर में क्या लगी रहती है? कॉइल लगी रहती है। इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस रहता है, एलॉय रहता है। ये हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा, करंट को रोक लेगा। करंट को रोक लेगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसका हाई रेजिस्टेंस रहता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा तो इसमें लाइट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी तो हाई मेल्ट। अब ये तो देखना पड़ेगा अपन को कि जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखा, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं रखा? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि कितनी भी हीट प्रोड्यूस कर लो, एक लिमिट तक हीट प्रोड्यूस करके ये टूटेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या होता है? मॉडरेट रेजिस्टिविटी होनी चाहिए अपनी, अप्लायंस की हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन हाई होना चाहिए। तीन चीजें समझ लो यहां से कि जो कंडक्टर रहेगा अपना उसकी मॉडरेट रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसका हाई होना चाहिए, तभी उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर द हीट जनरेट। हीट जनरेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क पढ़ा था हमने Q इंटू वी। करंट वाले फॉर्मूले से Q की वैल्यू क्या आती है? I इंटू टी, I इंटू टी, और ये V का V। तो वर्क क्या निकला था अपना? VIT। वर्क अपना VIT निकला था। V की जगह क्या रख सकते हो? IR। IT की जगह IT, तो ये क्या हो गया? I स्क्वायर RT। तो जो वर्क डन हो रहा है, जो अप्लायंस में वर्क डन हो रहा है, जैसे रूम हीटर मान लो अपना, तो रूम हीटर में क्या होता है? जो वर्क डन होता है पूरा हीट के फॉर्म में होता है, तो इसी वर्क डन को हम हीट लिख लेंगे। इस जो यही वर्क डन क्या है अपना? हीट है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है? I स्क्वायर RT। तो अब यहां से क्या पता चलता है कि हीट का रिलेशन I से क्या है, करंट से क्या है, रेजिस्टेंस से क्या है और टाइम से क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि हीट का रिलेशन क्या है इन तीनों से, कैसे हीट को कंपेयर करना है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही है। तो देखो सामने वाली सारी चीजें क्या होती हैं? सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जो करंट है पहला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया? I स्क्वायर के। I पे स्क्वायर है, मतलब क्या होगा? जब करंट हम डबल करेंगे तो हीट कितना होगा? हीट अपना 4 टाइम्स होगा। करंट डबल होगा, I डबल होगा। जब यहां से करंट डबल होगा तो हीट कितना होगा अपना? 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि I पे स्क्वायर लगा है। इसको डबल कर दो, 2I कर दो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4I स्क्वायर। तो अपना हीट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। और अगर इसको हाफ कर रहे हैं, करंट को कर दो हाफ, तो हीट कितनी हो जाएगी? हाफ कर देंगे मतलब नीचे 2, और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हीट हो जाएगी अपनी 1/4 टाइम्स। सेकंड, करंट का रेजिस्टेंस के साथ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब हीट को अगर अपन हीट डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। हीट अपन हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। सेम केस टाइम के लिए है। सेम केस टाइम के लिए है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो अगर हीट अपन डबल करेंगे तो टाइम डबल होगा, हीट हाफ करेंगे तो टाइम हाफ होगा। चैप्टर फिनिश होता है।